नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 का जो सिलेबस है 2026 से लेकर 27 के बैच के लिए डिस्कस करूंगा कि आखिर जो हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका सोशियोलॉजी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं 2026 से लेके 27 वाले बैच में। और बाकी जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग से ही एक डिटेल एक्सप्लेनेशन सिलेबस वीडियो बना दूंगा, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे उसमें चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास की। तो क्लास 12 में इतिहास की आपकी 3 बुक्स होंगी। पहला जो हमें पढ़ना होगा वो प्राचीन भारत, दूसरा जो पढ़ना है हमें मध्यकालीन भारत, और तीसरा जो होगा आधुनिक भारत। यानी हमें प्राचीन भारत भी पढ़ना है, मध्यकालीन भारत भी और आधुनिक भारत। सब में टोटल 4-4 चैप्टर्स है, यानी टोटल मिलाकर 12 चैप्टर्स हुए आपकी हिस्ट्री में। जो प्राचीन भारत में हमें पढ़ना है उसमें पहला चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां। ठीक, देखो अस्थियां मिट गया है, मैं लिख दे रहा हूं। इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे या सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे विकसित हुई, क्या उसकी विशेषताएं थी, कहां पर विकसित हुआ, कहां पर स्थित है, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर है वो राजा, किसान और नगर। इसमें हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे कि मगध जो जनपद था वो कैसे उतना विकसित हुआ, उसकी क्या विशेषताएं थी। और इसमें हम लोग वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के बारे में भी जानेंगे कि आखिर वैदिक सभ्यता थी क्या, इसका विकास कैसे हुआ, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। उसके बाद बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम लोग महाभारत के बारे में पढ़ेंगे कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, महाभारत का निर्माण किस प्रकार हुआ और महाभारत की कहानी क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग समाज के बारे में भी देखेंगे कि समाज क्या होता है। अगला जो चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। जैसा कि चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है, विचारक यानी जितने भी विचार देने वाले लोग होते हैं। उसके बाद विश्वास और इमारतें। इसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये विकसित कहाँ हुए, क्यों विकसित हुए, आखिर उनके उदय के कारण क्या थे, गौतम बुद्ध कौन थे, महावीर स्वामी कौन थे, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहला जो आता है चैप्टर यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से 3 ही यात्री को देखेंगे, एक अल-ब्रूनी, दूसरा इब्न बतूता और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर। अन्य यात्री भी आए हैं लगभग इस कालखंड में, लेकिन हमें मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी वो 3 ही यात्री के बारे में पढ़ाना चाहती है, और जो बाकी है वो किताब में लिखे हुए हैं। जब हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है भक्ति, सूफी परंपराएं। इसमें हमें पढ़ना है कि आखिर भक्ति का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, और सूफी क्या है। ठीक है, सूफी परंपराएं क्या होता है, सूफीवाद क्या होता है, खानका क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक शाही राजधानी विजयनगर, एक विजयनगर जो राजधानी है कर्नाटक में स्थित थी। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये विकसित कैसे हुई और कहां हुई, क्यों विकसित का कारण था इसका विकास का। अगला जो चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। जैसा कि चैप्टर के नाम में ही क्लियर है, किसान, जमींदार और राज्य। राज्य में किसान की क्या स्थिति थी, जमींदार की क्या स्थिति थी, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। इसकी जो मुख्य रूप से हमें जानकारी विस्तृत रूप से मिलती है वो हमें मुगल दरबार में लिखी एक किताब अकबरनामा का एक भाग है, जिसका किताब का नाम है आईन अकबरी, जिसके लेखक अबुल फजल है। तो उनकी जो किताब है आईन अकबरी, उसी से हमें इस चैप्टर को रिलेट करके समझना है। और हम आईन अकबरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर वो किताब इतनी विशिष्ट क्यों थी या उसकी विशेषताएं क्या थी। तो देखो बच्चों, अब जो हमारी तीसरी बुक है इतिहास की, आधुनिक भारत, इसका जो पहला चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हम लोग बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे कि आखिर उसके कारण क्या थे, अंग्रेजों और जो शेख सिराजुद्दौला के बीच में हुआ लड़ाई, ठीक है, उसके क्या मुख्य कारण थे, क्या उसका निवारण आया, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन हम लोग समझेंगे। उसका बाद जो दूसरा चैप्टर है विद्रोही और राज, इसमें हम लोग पूरा 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उस क्रांति के उदय का क्या कारण था, और उस जो क्रांति का निर्माण हुआ या फिर जो क्रांति आगे चली, उस क्रांति का खात्मा कैसे हुआ और उस क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर में हम लोग महात्मा गांधी के पूरे जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता कैसे बने, और जो उनके राष्ट्रीय आंदोलन थे उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, नमक कर के खिलाफ हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया। इन सब चीजों की जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। संविधान का निर्माण लास्ट चैप्टर है इतिहास का। अब आखिर यहाँ सवाल उठ रहा है कि संविधान के बारे में हम लोग इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल का चैप्टर है,
लेकिन संविधान का निर्माण का मतलब है कि संविधान के निर्माण से पहले क्या स्थिति थी, वो सब चीजें हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण 1947 जब हमारा आजाद हो गए, जब उससे पहले से चलता आ रहा है और चलते चलते किस तरीके से किन किन विचारों को शामिल किया गया, ये सब चीजें हम लोग संविधान वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर इसके निर्माण में क्या क्या समस्या आई है। तो ये था आपका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल की। तो पॉलिटिकल में बाबू आपके पास दो बुक्स होंगी, एक जो होगा वर्ल्ड की और एक जो होगा इंडियन की। पहली बुक की बात करो समकालीन विश्व राजनीति, इसमें पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें हम लोग दो ध्रुव क्या होता है ये सब पढ़ेंगे, शीत युद्ध क्या होता है ये सब पढ़ेंगे, इसका अंत कैसे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद सत्ता के समकालीन केंद्र, समकालीन का मतलब होता है नया, सत्ता के आपके पास और नए नए वैश्विक स्तर पर क्या क्या केंद्र उभरे, अमेरिका, सोवियत संघ, हमने देखा कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर में। उसके बाद कौन कौन से ऐसे सत्ता के नए केंद्र का उदय हुआ वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद समकालीन दक्षिण एशिया, हम लोग जो दक्षिण एशिया है उसको विस्तृत रूप से समझेंगे कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश है शामिल है और इनके बीच में संबंध किन किन मुद्दों पर है, तथा इन पर नकारात्मक पहलू के भी देखेंगे कि नकारात्मक पहलू क्या क्या है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय जो संगठन चैप्टर है इसमें हम लोग बेसिकली यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे और यूएनओ का निर्माण कैसे हुआ, यूएनओ में कौन कौन से अंग होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न देशों की भूमिका को देखेंगे और जो संगठन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन में जो चैप्टर जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। उसके बाद जो है समकालीन विश्व में सुरक्षा, कि वैश्विक स्तर पर हम सुरक्षा कैसे कायम कर सकते हैं, इसमें हम लोग सुरक्षा के प्रकार को पढ़ेंगे, आखिर हमें खतरा किन चीजों से है, खतरा क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसमें हम लोग ये समझेंगे कि पर्यावरण होता क्या है और हमें संसाधनों को किस प्रकार बचाना है, मानव जो है वो संसाधन का किस प्रकार से गलत यूज कर रहा है, उससे क्या क्या संकट आ रहा है, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद वैश्वीकरण, आखिर वैश्वीकरण है क्या, भारत को वैश्वीकरण अपनाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये सब चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। विश्व में वैश्वीकरण की भूमिका क्या है, वैश्वीकरण की क्या 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 जो फायदे होते हैं, लाभ होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जो दूसरी बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें हम लोग टोटली भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की आजादी के बाद भारत के बारे में हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देगी। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इसका पहला चैप्टर है। आखिर भारत 1947 में आजाद तो हो गया, आजादी के बाद भारत के पास एक देश बनाने के लिए क्या क्या समस्याएं थी, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको 3 समस्याएं पढ़नी होगी, जो कि हम लोग जो वीडियो पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को तो डिटेल पढ़ते चलेंगे। उसके बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर का मतलब है कि एक पार्टी जो लगातार जीतती आई हो लेकिन वहां पर दूसरी पार्टी खड़ी होती है, जैसे आपकी हमारे इंडिया में है कि कांग्रेस लगातार जीतते आई प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव में, लेकिन बाकी पार्टी खड़ी होती थी चुनाव में जो कि हार जाती थी। लेकिन चीन में सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो क्या एक दलीय शासन व्यवस्था है वहां पे, लेकिन हमारे यहाँ पे एक दल के प्रभुत्व का दौर चला, उस शासन को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या क्या क्वालिटीज थी जिस कारण कांग्रेस ने लगातार 3 आम चुनाव में अपना झंडा गाड़ा। अब देखो नियोजित विकास की राजनीति, ये तीसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर जो भारत है वो आजादी के बाद कैसे अपने आप को विकासशील देशों में लाया और अपना विकास कर रहा है, कौन कौन से उसने मॉडल अपनाए, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। भारत के विदेश संबंध अगला चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग भारत के बारे में देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर भारत के बाकी देशों के साथ कैसे संबंध है। आप सभी जानते हो भारत का एकमात्र देश जो सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है रशिया, एकमात्र ऐसा देश है जो हमारे हर मुश्किल वक्त में भी खड़ा रहता है हमारे लिए, चाहे अमेरिका से हमारी लड़ाई हो जाए उस समय भी खड़ा रहता है। लेकिन बाकी देशों के साथ भी कैसे भारत के संबंध है ये भी हम लोग पढ़ेंगे और भारत की विदेश नीति के बारे में, परमाणु नीति के बारे में इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, आखिर कांग्रेस जो पार्टी थी उसका उदय किस प्रकार हुआ, कैसे उसने अपना सत्ता पर हक जताया और कैसे लगातार जीतती आई, उसका विखंडन कैसे हुआ, मतलब कैसे विभाजित हुई कांग्रेस पार्टी और दोबारा से स्थापना कैसे हुआ, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसमें बेसिकली हम लोग आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर आपातकाल कब लगाया जाता है, किस स्थिति में लगाया जाता है
क्या कारण हो सकते हैं आपातकाल के, और आपातकाल जब लगाया गया था उस समय क्या क्या उसमें घटनाएं हुई, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं का मतलब होता है कि हर क्षेत्र की जो जो छोटी छोटी मांगे उठती हैं वो, ठीक है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे स्टेट्स हैं उनके वो पिछड़े समझते हैं अपने आप को, तो वो अपने आप को एक अलग ही मानते हैं, तो वो उनकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं हो गई, वो अपने लिए अलग चीजों की मांग करते हैं, ठीक। अगला जो चैप्टर है हमारा भारतीय राजनीति नए बदलाव। जो भारतीय राजनीति है उसमें कैसे नए नए पार्टियों का उदय हुआ, कौन कौन सी नई नई सरकारें बनी, कैसे गठबंधन का युग चला, गठबंधन के दौर को हम लोग पूरा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने इतिहास और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का देख लिया पूरा सिलेबस। अब जो हमें देखना है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। इसमें भी आपके पास दो बुक होगी बाबू। पहली बात भारतीय समाज, जिसमें आपकी पहला जो चैप्टर होगा भारतीय समाज का परिचय। हम लोग इसमें समाज क्या होता है, ठीक, भारतीय समाज किस प्रकार से विशिष्ट समाज है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे विविधता में एकता पाया जाता है, एकमात्र देश, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी एक नंबर पे है वर्ल्ड पे। उसके बाद जो इसका दूसरा चैप्टर है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तीसरा जो चैप्टर है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन। चौथा चैप्टर आपका एक सामाजिक संस्था के रूप में बाजार। बाजार क्या है, इसमें हम लोग ये सब जानेंगे। बाजार एक संस्था कैसे है, कैसे बाजार तक पहुंच सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। उसके बाद सामाजिक असमानता और बहिष्कार के पैटर्न, ठीक, समाज में रहने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, समाज से बहिष्कार आपको कब किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है जो आखिरी चैप्टर है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। संस्कृति क्या होती है, संस्कृति कैसे बनती है, कैसे चलती है, ठीक, इनके क्या क्या नियम होते हैं, समाज के कुछ नियम होते हैं जिनको हर आदमी को फॉलो करना होता है जो समाज में रहता है। उसके बाद जो दूसरी बुक है आपकी सोशियोलॉजी की भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इसका पहला जो चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन, दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन, तीसरा भारतीय लोकतंत्र की कहानी। आखिर भारतीय लोकतंत्र, भारत जो है वो एक लोकतंत्र देश कैसे बना, इसका हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। बेसिकली इतिहास से रिलेटेड करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास। ग्रामीण जो समाज होता है वो शहरी समाज से कैसे अलग है, उसका विकास कैसे होगा, ये सब चीजों के बारे में, या फिर जो लगातार चला आ रहा है ग्रामीण समाज उसका विकास कैसे हुआ, ये सब चीजें हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। औद्योगिक समाज को भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है या इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोलूं, उसके बारे में कि आखिर उसका विकास से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या नुकसान, ये भी हम लोग इसमें समझेंगे। फिर वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन। वैश्वीकरण से समाज को किस तरीके से लाभ है और समाज में नुकसान भी, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। हमें दोनों चीजों को देखकर चलना होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर कुछ चीजें अच्छा है तो कुछ चीजें बुरे भी होती हैं। उसके बाद जो है लास्ट चैप्टर सामाजिक आंदोलन। आंदोलन क्या होता है, समाज में आंदोलन कैसे बनता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपके 3 सब्जेक्ट्स के मैंने सिलेबस बता दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं आपको अलग वीडियो में डिटेल कर दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद देखो बता दूं कि इतिहास आपके सचिन भैया पढ़ाएंगे, उसके बाद जो पॉलिटिकल है वो मैं पढ़ाऊंगा और सोशियोलॉजी आपके सचिन भैया पढ़ाएंगे। इंग्लिश और हिंदी के लिए आपके मनीष भैया है जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ोगे और अपने आप को एक टॉपर की लिस्ट में लाना चाहते हो तो हमारी क्लासेस को रेगुलर देखिए। हमने आपके लिए एक यूट्यूब पर फ्री प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है संकल्प बैच। इस बैच में आपको ह्यूमैनिटीज की सभी वीडियोस मिलेगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी फटाफट शेयर करें।